तुम्हें पता है मेरे साथ क्या सीन हुआ। मैं ऑनलाइन शूज ऑर्डर कर रही थी। पैसे तुरंत अकाउंट से कट गए। बैंक ने प्रोसेस कर दिया। कुरियर सर्विस ने पैकेट उठाया, वेयर हाउस में स्टोर हुआ और इंश्योरेंस कंपनी ने कवर दिया। और फिर एक हफ्ते के बाद पार्सल जब मेरे घर पर आने ही वाला था, तब एक एक्सीडेंट में मेरा पार्सल डैमेज हो गया। अब जब पार्सल घर आया तो मैंने उसे ओपन करते हुए की वीडियो बनाई, एज यूजुअल। और जब उसे मैंने कंपनी को भेजा तो कंपनी ने मेरा ऑर्डर रिप्लेस करने के साथ साथ इंश्योरेंस का क्लेम भी मुझे दिया। ओके, सो ये एक सिंपल सा ऑर्डर लग रहा है, बट एक्चुअली में इसके पीछे पूरा बिजनेस सर्विस का एक चक्रव्यूह टाइप चल रहा होता है। और इस चैप्टर में हम वही समझेंगे। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका निर्माण कॉमर्स पर। यहाँ कॉमर्स का ज्ञान मिलेगा एकदम इजी तरीके से। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर चैप्टर नंबर 4, बिजनेस सर्विसेज। सो बिजनेस सर्विसेज होती क्या है? ऐसी सर्विसेज जो ट्रेड और इंडस्ट्री को स्मूथली चलने में हेल्प करें, वो बिजनेस सर्विसेज कहलाती है। जैसे कि बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग, कम्युनिकेशन, ये सारी होती है हमारी बिजनेस की सर्विसेज। इसके कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे अ, ना तो ये दिखते हैं और ना हम इन्हें स्टोर कर सकते हैं। हर जगह सेम क्वालिटी नहीं होती और कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट भी इसमें बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ये सब बात की मैंने सर्विसेज की। जैसे कि यहाँ लिखा है, इंटेंजिबल लैक ऑफ होमोजेनिटी, इन्वेंट्री लॉस, नॉन ट्रांसफरेबिलिटी एंड कस्टमर्स पार्टिसिपेशन और इन्वॉल्वमेंट। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं, नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स एक सर्विस है। बॉक्स में बंद करके स्टोर नहीं कर सकते। इसको आप कंज्यूम करते हो, बट इट इज नॉट इन अ फिजिकल फॉर्म। सो ऐसी कोई भी चीज जो फिजिकल फॉर्म में नहीं है, वो सब क्या कहलाती है? सर्विसेज कहलाती है। अब सर्विसेज को मैं तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकती हूँ: सोशल सर्विस, पर्सनल सर्विस और बिजनेस सर्विसेज। सबसे पहले सोशल सर्विस की बात की जाए तो जो सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट के लिए होता है, सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए होता है, जैसे एनजीओज, हॉस्पिटल्स, ये सब सोशल सर्विस कहलाते हैं। अगर मैं पर्सनल सर्विसेज की बात करूं तो जो इंडिविजुअल्स के हिसाब से चेंज होते हैं, जैसे टूरिज्म, सैलॉन, ये सारी चीजें, ये सब होती है पर्सनल सर्विसेज। एंड कमिंग टू द मेन पॉइंट विच इज बिजनेस सर्विसेज, बिजनेस चलाने के लिए जो भी चीजें जरूरी होती है, वो सारी चीजें बिजनेस की सर्विसेज कहलाती है, जैसे कि बैंकिंग, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड वेयर हाउसिंग। ओके, फॉर एग्जाम्पल ओला राइड पर्सनल सर्विस है। एसबीआई से लोन बिजनेस सर्विस है। एनजीओ का फ्री फूड कैंप सोशल सर्विस है। सो होपफुली आपको टाइप्स ऑफ सर्विसेज में एक क्लासिफिकेशन क्लियर हो चुका होगा। अब बात करते हैं हम सबसे पहली बिजनेस सर्विस के बारे में, जो कि एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है, बैंकिंग सर्विसेज। अब बैंकिंग का क्या मतलब होता है? बैंक मतलब पैसा जमा करना और लोन देना। आपने इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स में भी ये चीजें पढ़ी होगी। 10th के इकोनॉमिक्स में आपने ये चीज पढ़ी होगी मोस्ट प्रोबेबली, कि बैंक्स जो होते हैं वो जनता के पैसों को इकट्ठा करते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट एंड इट्स सेफ। एंड उसी पैसे में से दूसरों को लोन देते हैं। लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट वो चार्ज करते हैं, उसी में से कुछ इंटरेस्ट वो अपने पास रखती हैं और कुछ इंटरेस्ट वो अपने कस्टमर्स को देती है। इससे बैंक्स पूरे स्मूथ तरीके से चलता है। बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो पब्लिक के डिपॉजिट, इन्वेस्टमेंट, मनी लेंडिंग, इन सारे चीजों के काम आता है। अब बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 ने बैंकिंग को कुछ टर्म्स में डिफाइन किया है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बैंक्स के अलग अलग टाइप्स होते हैं। बैंक एक होता है कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक वो बैंक होते हैं जो पब्लिक से इन्वेस्टमेंट और लेंडिंग एक्सेप्ट करते हैं। इसके भी दो टाइप्स होते हैं, एक होता है पब्लिक सेक्टर बैंक और एक होता है प्राइवेट सेक्टर बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक जो कि गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, और प्राइवेट सेक्टर बैंक जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स ओन करते हैं। एग्जाम्पल के लिए एसबीआई, पीएनबी, एचडीएफसी प्राइवेट सेक्टर में आ जाएगा।
तो इस तरीके से ये होते हैं कमर्शियल बैंक, जिनका पर्पस होता है मनी को डिपॉजिट करना, एक्सेप्ट करना और उससे इन्वेस्टमेंट करना। देन कम्स कोऑपरेटिव बैंक्स। कोऑपरेटिव बैंक्स किसानों के लिए होता है, एक चीप क्रेडिट बैंक होता है जो एग्रीकल्चर लोन प्रोवाइड करता है। स्पेशलाइज्ड बैंक्स, स्पेशलाइज्ड बैंक्स का क्या मतलब होता है, जो एग्जिम बैंक्स होते हैं, जैसे फॉरेन ट्रेड के लिए काम आने वाले, डेवलपमेंट के काम आने वाले, जो स्पेशल पर्पस के लिए बनाए जाते हैं, ऐसे स्पेशलाइज्ड बैंक्स स्पेशलाइज्ड कैटेगरी के लिए काम आते हैं। देन कम्स सेंट्रल बैंक। हर कंट्री में सेंट्रल बैंक एक ही होता है। मैं बाकी कंट्रीज को छोड़ इंडिया की बात करूं तो यहाँ तो एक ही सेंट्रल बैंक है, विच इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो सब बैंक्स का बॉस होता है। जो आरबीआई कहेगा वो हर किसी को फॉलो करना पड़ेगा, और आरबीआई एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। ओके, नाउ कमिंग, तुम्हारा सेविंग्स अकाउंट है मान लो एचडीएफसी बैंक में, तो ये कमर्शियल बैंक, फार्मर का लोन कोऑपरेटिव बैंक से है, तो वो कोऑपरेटिव बैंक। इस तरीके से तुम बैंक्स को क्लासिफाई कर सकते हो, लेकिन बैंक के अकाउंट्स कितने सारे होते हैं। सो कमिंग बैक टू टाइप्स ऑफ अकाउंट, सबसे पहले आता है हमारे पास में करंट अकाउंट। करंट अकाउंट होता है बिजनेस के लिए, इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता। इसमें आप फ्रीक्वेंटली पैसा डिपॉजिट कर सकते हो और विड्रॉ भी कर सकते हो लार्ज अमाउंट को। उसके बाद आता है सेविंग्स बैंक अकाउंट। ये कॉमन लोगों के लिए होता है, जैसे आप और मैं। इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट चार्ज मिलता है, और कुछ सर्विसेज के लिए हमें इंटरेस्ट देना भी पड़ता है, बट इसमें विड्रॉल्स की लिमिट होती है। विड्रॉल की पर वीक पर डे कुछ लिमिट्स होती है। देन कम्स फिक्स डिपॉजिट अकाउंट या टर्म डिपॉजिट अकाउंट। जैसे कोई पर्सन अगर अपना पैसा फिक्स पीरियड के लिए, ज्यादा इंटरेस्ट के लिए डिपॉजिट करना चाहता है लम सम में, विच कैन नॉट बी विड्रॉल फॉर दैट सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, दैट काइंड ऑफ अकाउंट इज कॉल्ड एज फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। इसमें मेच्योरिटी पीरियड के बाद में प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट के साथ में आपको अमाउंट आपके मेन अकाउंट में दोबारा आ जाता है। देन कम्स रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट का मतलब होता है हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट आप डिपॉजिट करते हो, और उसके ऊपर आपको कंपाउंड बेसिस पर अमाउंट मिलता है। अगेन इस अकाउंट में भी आप विड्रॉ पैसा नहीं कर सकते। उसके बाद में आता है एमओडी, मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट। अब ये अकाउंट क्या होता है, इसमें आप दो तरह के अकाउंट्स का कॉम्बिनेशन चूज कर सकते हो। इधर इट कैन बी सेविंग्स एंड करंट, और इट कैन बी फिक्स्ड डिपॉजिट एंड सेविंग्स। तो जो मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट होता है, जो एक ही डिपॉजिटर, एक ही अकाउंट होल्डर मल्टीपल कॉम्बिनेशन में उस अकाउंट को यूज कर सकता है। ये अकाउंट कैटेगरी आपको आपके बैंक का मैनेजर बेटर तरीके से देता है। एज पर द रिक्वायरमेंट्स ये बैंक अकाउंट्स हर किसी को नहीं मिलते। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे पापा का एफडी इंटरेस्ट और तुम्हारी सेविंग्स अकाउंटिंग अकाउंट का चिल्लर इंटरेस्ट, ये दो अलग अलग चीजें होती है। इट डिपेंड्स कि आपका अकाउंट कौन से टाइप का है। 1 लाख रुपए पर आपको इंटरेस्ट चाहिए, फिक्स डिपॉजिट आपको 5 to 6% का रेट दे देगा। अगर आपने वही 1 लाख रुपया सेविंग्स अकाउंट में ओपन रखा हुआ है, तो उसके ऊपर आपको हार्डली 100-200 रुपए का इंटरेस्ट मिल पाएगा। सो डिपॉजिट अकाउंट्स के भी अलग अलग नेचर होते हैं। नाउ कमिंग टाइप्स ऑफ एडवांसेस। अब एडवांस का क्या मतलब होता है, एडवांस का मतलब होता है हम किस तरीके से पेमेंट करते हैं, तो बैंक हमें किस तरीके के पेमेंट्स की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। फर्स्ट कम्स ओवरड्राफ्ट। अकाउंट में जीरो बैलेंस है, फिर भी बैंक से बोरो कर सकते हो। कैसे, ये एक शॉर्ट टर्म लोन की तरह होता है। आपके अकाउंट में पैसा भले नहीं है, लेकिन एक स्पेसिफिक लिमिट तक आप बैंक से पैसा विड्रॉ कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड एज ओवरड्राफ्ट। यानी कि अकाउंट में जीरो पैसा है, फिर भी आप एक अमाउंट, मान लो 10,000 रुपीज आप विड्रॉ कर रहे हो, एंड लेटर ऑन यू हैव टू पे दिस अमाउंट टू बैंक अगेन विथ सम चार्जेस। देन कम्स कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट मतलब कि सिक्योरिटीज के अगेंस्ट लोन प्रोवाइड करना, कैश क्रेडिट उसको कहते हैं। इट इज बेस्ड ऑन गुडविल ऑफ कस्टमर्स। ये हर किसी को नहीं दिया जाता। जो कस्टमर्स ज्यादा लायबल होते हैं, जिनकी क्रेडिबिलिटी अच्छी होती है, ये उन्हीं को मिलता है। देन कम्स
शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म लोन्स। लोन मतलब कि एक लम सम अमाउंट एडवांस में आपको दिया जाता है, जो कस्टमर एक एक्सपायरी होने तक ईएमआईज के साथ में रीपे करता है। आप लोन किसी भी पर्पस के लिए ले सकते हो, एजुकेशन के लिए ले सकते हो, घर के लिए ले सकते हो, कार के लिए ले सकते हो, फॉर एनीथिंग यू वांट। जैसे पेटीएम पोस्टपेड है, इट इज ओवरड्राफ्ट का मॉडर्न वर्जन कह लो इसको। ओके, नाउ कमिंग टू डिजिटल पेमेंट। डिजिटल पेमेंट या इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, जिसको हम ईपीएस भी कहते हैं, एक ऐसा सिस्टम है जो बिना बैंक जाए या मनी को फिजिकल फॉर्म में एक्सचेंज किए आपका पेमेंट ट्रांसफर कर देता है। अब ये डिजिटल पेमेंट कई तरीके का होता है। सबसे पहले आता है हमारे पास में रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, जिसको हम आरटीजीएस कहते हैं आम भाषा में। जनरली बड़े ट्रांसफर्स इसमें इंस्टेंटली हो जाते हैं। अगर आपको अर्जेंटली एक बड़ा अमाउंट कहीं पर ट्रांसफर करना है तो आप आरटीजीएस फैसिलिटी यूज कर सकते हो। इसमें मिनिमम ट्रांजैक्शन वैल्यू होती है 2 लाख रुपीज की। देन इसी का एक छोटा भाई होता है जिसको हम कहते हैं नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर, एनईएफटी, जो काफी लोग करते हैं। अब ये ट्रांसफर छोटे ट्रांसफर बैच में होता है, यानी जब आपको कई सारे इंडिविजुअल्स को पेमेंट करना है, वो भी छोटे छोटे अमाउंट का, एंड दैट टू एक साथ करना है विद द सेम बैंकिंग अकाउंट, तब आप एनईएफटी का यूज करते हो। एग्जाम्पल के लिए एम्प्लॉयज को सैलरी देनी है तो इट इज ऑलवेज इलेक्ट्रॉनिकली फंड, मतलब नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के थ्रू पैसा ट्रांसफर किया जाता है एक अकाउंट से सेम टाइम पर। एक डिफरेंट डिफरेंट छोटे छोटे अमाउंट्स की बैच में पैसा ट्रांसफर कर दिया जाता है, एंड दिस प्रोसेस इज अगेन वेरी फास्ट। देन आरटीजीएस में मिनिमम वैल्यू तो होती है, लेकिन एनईएफटी में कोई मिनिमम वैल्यू नहीं होती। नाउ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड डिजिटल पेमेंट सिस्टम इज एटीएम, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। इसको हम डेबिट कार्ड के नाम से भी जानते हैं, डेबिट कार्ड भी कई लोग इसे बोलते हैं। एटीएम कार्ड का मतलब यही होता है कि जो एक पिन होता है आपके अकाउंट से जॉइंट होता है, इसके अंदर एक चिप होती है, ये प्लास्टिक का कार्ड होता है जिसके अंदर आप दिन के 24 आवर्स इसको यूज कर सकते हो विद द पर्टिकुलर मशीन, एंड दैट चिप विच इज लिंक टू योर अकाउंट, उसके थ्रू आपके सारे अकाउंट की डिटेल्स आपको आपकी एटीएम स्क्रीन पर दिखाई देती है। डेबिट और क्रेडिट कार्ड भी एक चीज होती है। डेबिट कार्ड एक प्लास्टिक कार्ड होता है जिसमें ऑल्टरनेटिव पेमेंट मेथड भी होता है कि आप उससे किसी चीज का परचेज भी कर सकते हो, जैसे आप कार्ड स्कैन करके कर सकते हो। वैसा ही जैसे एटीएम कार्ड का और चेक का एक कॉम्बिनेशन फंक्शन होता है ये डेबिट कार्ड। कई लोग एटीएम कार्ड और डेबिट कार्ड में कंफ्यूज हो जाते हैं, बट बोथ आर slightly different. Mostly debit card is used for ATM payments also. क्रेडिट कार्ड भी एक ऐसी चीज होती है जो आपको पेमेंट करने के लिए काम आती है। इसको हम कह सकते हैं डिजिटल ओवरड्राफ्ट भी कह सकते हैं, कि आपके पास में पैसा भले नहीं है लेकिन आपने बैंक से पर्टिकुलर टाइम के लिए ओवर वैल्यूड यानी कि पैसा विड्रॉ किया, लेटर ऑन यू हैव टू पे इट विद सम इंटरेस्ट। अब कार्ड्स के कई सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि वीजा, मास्ट्रो, बहुत सारे आपने सुने ही होंगे। देन कम्स, अब जब इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल पेमेंट की बात हो रही है तो हम ई बैंकिंग को कैसे भूल सकते हैं। जब तुम स्विगी पे मोमो ऑर्डर करते हो और यूपीआई से पे करते हो तो वो पूरा की पूरा डिजिटल बैंकिंग कहलाता है। जैसे पीसी से कनेक्ट कर सकते हो, फोन पे, गूगल पे, ये सर्विसेज 24/7 चलते रहती है। अगर आपको ऑनलाइन कोई बिल का पेमेंट करना है, कुछ भी करना है, यू कैन डू इट जस्ट इन अ सेकेंड्स। ओके, इसमें फेस टू फेस इंटरेक्शन भी नहीं करना पड़ता। ये कुछ बातें पढ़ी हमने बैंकिंग के बारे में। यहाँ पर एक छोटा सा चार्ट बना हुआ है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मूविंग